नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसमें किसान नेता बलबीर राजेवाल, युद्धवीर सिंह, गुरनाम सिंह चंडूनी, अशोक तावले और शिव कुमार कक्का शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी। 5 सदस्यीय कमेटी अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी। किसानों ने कहा कि हमारी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी सरकार से सभी मामलों पर बातचीत करेगी। सरकार को बातचीत करनी है तो कमेटी से संपर्क कर सकती है। इस तरीके की बात राकेश टिकैत ने कही है। कमेटी बनाई है हमने 5 आदमियों की। उसमें बलबीर सिंह राजेवाल, चौधरी युद्धवीर सिंह, काका जी जो मध्य प्रदेश से हैं वे उसमें रहेंगे, धवले जी उस कमेटी में रहेंगे। तो ये 5-6 लोग उस कमेटी में रहेंगे, 5 लोग और गुरनाम चौधरी। और वो कमेटी भारत सरकार से बातचीत करेगी। हरियाणा में जाना होगा तो दूसरे लोगों को भेज सकते हैं, उत्तर प्रदेश में जाना होगा तो उत्तर प्रदेश के लोग जाएंगे। ये कमेटी सारी चीजें तय करेगी। भारत सरकार से ये कमेटी बात करेगी, ये एमएसपी पे भी बात करेगी, जो ट्रैक्टर बंद है उस पर भी, केसेस पे भी, जो भी इशू रह रहे हैं सब इशू पे कमेटी को ऑथराइज किया है एसकेएम ने कि आप जाकर बातचीत करो। आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन कोई खत्म नहीं होगा। 7 तारीख में मीटिंग है, ये 7 तारीख मान कर बताएंगे। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। बड़ी खबर दिखा रहे हैं, अभ्यर्थियों ने 1090 चौराहे से निकाला कैंडल मार्च। सीएम आवास चौराहे से पहले लाभार्थियों को रोका गया। पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया है। रेलिंग से कूदकर अभ्यर्थियों ने अपनी जान बचाई है। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। जिस तरीके से जो 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी थे उनके साथ मारपीट की गई है, लाठीचार्ज किया गया है, लात घूंसों से पिटाई की गई है। लखनऊ की तस्वीर है जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि लंबे समय से ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब जो रास्ता सीएम आवास को जाता है उस रास्ते का घेराव कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस वहां पर पहुंची और अपने बल का प्रयोग किया। और पुलिस, तस्वीर भी आप देखिए कि किस तरीके से अभ्यर्थियों के साथ पुलिस सलूक कर रही है, लाठी डंडों के साथ लात और घूंसों से पिटाई कर रही है। जिसके बाद अभ्यर्थी भागने को मजबूर हुए, अपनी जान बचाते हुए भाग निकले सड़कों पर। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ की तस्वीर है, जहां पर पुलिस का ये रवैया सामने आया है और पुलिस अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। अविनाश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। अविनाश, जिस तरीके की ये तस्वीर आई है वास्तव में भयावह तस्वीर है और हम ये कह सकते हैं कि जो अभ्यर्थी लंबे समय से अपनी मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है, क्योंकि पुलिस का ये रवैया बेहद ही शर्मसार करने वाला है। पुलिस लात घूंसों से पिटाई कर रही है प्रदर्शनकारियों का। क्या कुछ मामला है, आखिर पुलिस को इस तरीके का सलूक क्यों करना पड़ा? क्या किसी वजह से या मजबूरी से? क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जो 22,000 रिक्त पद हैं उनको जोड़ने की मांगों को लेकर अभ्यर्थियों का पिछले 5 महीनों से लखनऊ में प्रदर्शन चल रहा है। एनसीईआरटी कार्यालय में पिछले 5 महीनों से अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद आज की अगर बात करें तो बीजेपी कार्यालय के बाहर भी इन्होंने भीख मांगकर यहाँ पर प्रदर्शन किया था, विरोध जाहिर किया था। आज ठीक 6 बजे 1090 चौराहे से जो सीएम आवास के लिए रास्ता जाता है, तो 1090 चौराहे जो सीएम आवास के लिए जो लोग कैंडल मार्च इन लोगों को करना था, रास्ते में ही गौतमपल्ली पुलिस वहां पर उनको जाने से रोकती है। उसके बाद उन पर लाठीचार्ज करती है, यानी बर्बरता पूर्वक उनको वहां से खदेड़ती है, जिसमें कई अभ्यर्थी हैं जो गंभीर रूप से घायल होते हैं। उसके बाद से वहां पर उनको खदेड़ दिया जाता है। अगर प्रदर्शन की बात करें तो पिछले 5 महीने हो गए हैं एनसीईआरटी पे सभी अभ्यर्थियों का वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। उनका साफ तौर पर यही
कहना है कि पिछले 5 महीनों से हमारा आंदोलन चल रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार के ना ही कोई नेता मंत्री वहां पर हमारा हालचाल लेने आए, ना ही किसी तरीके से कोई आश्वासन दिया है। अब देखना यह होगा कि आंदोलन आखिर कब तक चलेगा और अभ्यर्थियों को इसी तरीके से लाठी डंडे से पीटा जाएगा। चलिए अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस लात और घूंसों से इन अभ्यर्थियों को पिटाई करते हुए दिखाई दे रही है तस्वीर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। सियासी हलचल लगातार जारी है। कोई विजय रथ पर सवार है तो किसी ने सोच दमदार ईमानदार सरकार का नारा दिया है। बात विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की हो रही है और कई नेताओं ने भाषा की मर्यादा को टाटा बाय बाय और खत्म कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा नाम है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कभी हिंदुत्व की बात करते हैं तो कभी मथुरा की बारी के, तो कभी टोपी और लुंगी का जिक्र करके एक धर्म विशेष पर निशाना साधने लग जाते हैं। ऐसे में एक बार फिर उनके बयान से यूपी के सियासत का पारा हाई हो गया है। आप पहले डिप्टी सीएम का ये बयान सुनिए। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आज भी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा करने तो शिकायत करने भी बन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी। यह पूरा, अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो सिविल लाइन के पूरे क्षेत्र को बहुत ही शांतिपूर्ण इलाका माना जाता था। तो वहीं कांग्रेस ने डिप्टी सीएम के बयान पर पलटवार किया है और समाजवादी पार्टी कहां पीछे रहने वाली है। सपा प्रवक्ता मनोज यादव ने भी केशव प्रसाद के बयान पर बड़े तीखे अंदाज में हमला किया है। सुनिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी परेशान हैं। जिस तरीके का उनका बयान, लुंगी और टोपी ये सब आ रहा है, उससे ये बात बिल्कुल निश्चित हो जा रही है कि उनको परेशानी है, और सबसे बड़ी परेशानी है लुंगी वाले से। अच्छा, आप लोग बताओ, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता जानती है कि 5 साल से उत्तर प्रदेश में किस लुंगी वाले गुंडे से वो परेशान है। ये बात स्पष्ट है। उनको सबसे पहले उनके मुख्यमंत्री पद को छीना उस लुंगी वाले गुंडे ने। इसके बाद उस लुंगी वाले ही गुंडे ने उनकी नेम प्लेट नचवा दी। फिर उसी लुंगी वाले गुंडे ने उनको स्टूल पे बैठा दिया। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भी कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने अब तक जो भी वादे किए थे सभी में पूरे करने में विफल रही है, इसीलिए अपनी असफलता को छिपाने के लिए टोपी, लुंगी, अब्बाजान, हिंदुत्व, हिंदू, मुस्लिम, अब ये सबके बयान दे रही है। सुनिए उनका भी। अब आपको यह भी बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा की बारी वाले बयान पर इत्तेहाद उलेमा ए हिंदी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुफ्ती असद कासमी ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार शुरू से ही हिंदू मुसलमानों पर राजनीति कर रही है, मंदिर और मस्जिद पर ही राजनीति करती आई है और अब आगामी चुनाव में अपनी हार नजर आते ही फिर से मंदिर और मस्जिद की राजनीति पर उतर आई है। देखिए, इस सिलसिले में मैं यही कहूंगा कि केशव प्रसाद मौर्य जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे यूपी के डिप्टी सीएम है और डिप्टी सीएम को इस तरीके की बातें करना शोभा नहीं देता। डिप्टी सीएम को चाहिए कि जो उनका नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नारे पर खरा उतरना चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार जिन नारों को, जिन मुद्दों को लेकर आई थी, उन नारों पर या उन मुद्दों पर एक भी मुद्दे पर जो है वो कामयाब नहीं हुई। उनके तमाम ही नारे, तमाम ही मुद्दे विफल हो चुके हैं और अब उनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। बीजेपी हमेशा ही हिंदू और मुसलमानों की राजनीति करती चली आई है, मंदिर और मस्जिद की राजनीति करती चली आई है, तो अब इनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। तो अब ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता समझदार है, वो इनके बहकावे में नहीं आएगी। फाशिस्ट ताकतों को 2022 में उनका असली चेहरा दिखा दिया जाएगा।
टीईटी पेपर लीक मामले पर सीसीटीवी फुटेज आरोपी राय अनूप प्रसाद और संजय की मुलाकात पीएनपी संजय उपाध्याय राय ने अनूप से की थी। मुलाकात 23 अक्टूबर को नोएडा के एक होटल में हुई थी। मुलाकात 26 अक्टूबर को कंपनी को मिला था पेपर छापने का ठेका। इस मुलाकात के बाद ठेका दिया गया था 26 अक्टूबर को कि आप पेपर छापें। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि सामने आया है। फुटेज में मुलाकात करने की तस्वीर है और ये इससे साफ होता है कि जो मुलाकात हुई है इस पूरे मामले पर, जो टीईटी पेपर मामले पर, इसमें आरोपी राय अनूप प्रसाद और संजय की मुलाकात की ये तस्वीर है। खबर महोबा से है। महोबा के एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुई बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने समाजवादी पार्टी के चीफ यानी कि अखिलेश यादव को घमंडी बताते हुए उन पर तंज कसा है। उमा भारती ने अखिलेश के उन बयानों पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने सीएम योगी के अंग्रेजी बोलने पर सवाल उठाए थे। अखिलेश यादव को जवाब देते हुए उमा ने कहा कि कुछ लोग अपने आप को बड़े खानदान का और ज्यादा होशियार समझते हैं, लेकिन ऐसे लोग औंधे मुंह गिरकर चोट भी खाते हैं। इसके अलावा उमा भारती ने अखिलेश यादव के सीएम योगी को चिलमजीवी वाले बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि 2017 में भी अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को बाबा कहकर अपमानित किया था, जिसका परिणाम उन्हें विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा था। राजनीति में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना अखिलेश यादव को एक बार फिर बहुत भारी पड़ने वाला है। कुछ नहीं कहना इस बारे में, क्योंकि इस बारे में आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं तो इतनी कह रही हूँ कि असंयत भाषा का प्रयोग अखिलेश को बहुत महंगा पड़ता है। पहले भी जब वो गोरखपुर क्षेत्र में पहुंचे और जिस तरह से उन्होंने योगी आदित्यनाथ का मजाक बनाया था 2017 में, वो बात लोगों को बहुत चुभ गई थी। खुद मुझे चुभ गई थी कि बाबा को तो समझ ही नहीं है कि करंट का तार क्या होता है, अंग्रेजी में उसको क्या इलेक्ट्रिक वायर कहते हैं कि क्या कहते हैं। और इसी व्यंग अपने आप को बहुत घमंडी समझना, अपने आप को बड़े खानदान का समझना, अपने आप को बड़ा होशियार समझना, ऐसे ही लोग हैं जो औंधे मुंह गिरते हैं और धूल चाटते हैं। मथुरा के लिए मेरी भूमिका केशव नहीं तय कर सकते। अयोध्या, मथुरा, काशी की जो भी भूमिका होगी वो पार्टी जो तय करेगी वो होगा। बाकी आस्था का विषय है, सबकी आस्था का विषय है, और उनने किस संदर्भों में ये बयान दिया है इसका जवाब वही देंगे। हम सबका तो आस्था का विषय है, और एजेंडा सेट करने का जो काम है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के तय करते हैं या विश्व हिंदू परिषद के लोग तय करते हैं। पेपर लीक मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि टीईटी पेपर लीक मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज में 3 लोग मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आरोपी अनूप और 3 लोग और हैं, साथ में संजय का इसमें जिक्र हुआ है। पीएनपी संजय उपाध्याय राय ने अनूप से मुलाकात की थी, ये सीसीटीवी फुटेज में साफ हुआ है। 23 अक्टूबर को नोएडा के एक होटल में मुलाकात हुई थी। मुलाकात की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हम सीधे अपने संवाददाता अनूप कुमार सिंह के पास चलते हैं। अनूप कुमार सिंह, नया मामला सामने आया है, अब सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है इसके आधार पर 3 लोगों का नाम और उनके मुलाकात की तारीख आई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है और अब इस मामले पर क्या कुछ हो सकता है? देखिए, यूपीएससीएफ पेपर लीक मामले में लगातार खुलासे कर रही है। जिस तरीके से पूरे अधिकारियों से लगा के या फिर जो प्रिंटिंग प्रेस के जो कंपनी थी उसको लगा के सबके जानकारी में था कि पेपर के किस तरीके कहाँ छप रहा है और किस तरीके से लीक हुआ। कहीं न कहीं इसमें पर्स खुल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से परीक्षा नियामक प्राधिकार अधिकारी जो संजय उपाध्याय हैं उनकी और जो कंपनी जिस कंपनी को पेपर प्रिंट करने को दिया गया था उनकी मुलाकात के जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं, एक होटल में मुलाकात करना, कहीं न कहीं ये सब तमाम सवाल खड़े करते हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से पेपर लीक मामले में जो पेपर प्रिंट करने की जिस कंपनी को दिया गया था उनके पास प्रिंटिंग मशीन तक नहीं थी। अब वो जो पेपर जो रखे गए थे वो एक नई दिल्ली के बदरपुर एक बिल्डिंग थी जो किराए पर ली गई थी, वहां रखे गए थे। करीब 13 करोड़ का जो ठेका था पूरे मामले का। तो कहीं न कहीं ये बात लमसम साफ हो रही है कि उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक मामला आया इसमें कहीं भी परीक्षा जो अधिकारी से लगा के जो ठेकेदार थे वो सब एक दूसरे से मिले भगत थे, और ये पेपर कितने में हालांकि ये डील हुई थी, ये सब चीजें अभी यूपीएससीएफ इसकी जांच कर रही है। जल्द ही मामला सामने आएगा। चलिए अनूप कुमार सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में सत्तारूढ़ भाजपा को चुनावी वैतरणी पार करने के लिए मोदी मैजिक की दरकार है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज जनसभा की है। जनसभा की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। मोदी किस तरीके से वहां पर पहुंचे, उनका अभिवादन किया गया है। जनसैलाब किस तरीके का उमड़ा हुआ था और उसके साथ में जो फिल्म दिखाई गई थी उनकी भी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस क्षेत्र का विकास, यहां को भव्य स्वरूप देना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी भावना से सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए। इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने 2 गुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के देहरादून दौरे को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। हरीश रावत का कहना है प्रधानमंत्री ने बहुत लंबा भाषण दिया और उसमें से कई सारे सपने उत्तराखंड को दिखाए। वो डबल इंजन सरकार के द्वारा विकास कार्य के किए जाने वाली बात कह रहे हैं, लेकिन इसका जिक्र नहीं किया गया कि 3 मुख्यमंत्री आखिर क्यों देने पड़े। प्रधानमंत्री ने एक बार भी अपने भाषण में बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई पर कोई बात नहीं की है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत लंबा भाषण दिया, मगर उम्मीदें बढ़ाने वाला भाषण, केवल राजनीतिक भाषण दिया, जिस भाषण में जुमलों की बरसात हुई। मगर जुमले सबको मालूम है, जुमले ही रह जाते। डबल इंजन के जुमले का कारनामा उत्तराखंड भुगत चुका है। कैसे 5 साल बीते, उत्तराखंड उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, विकास ठप पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तराखंड की जवानी भी और पानी भी। वहीं पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और एनएसयूआई ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री की रैली का विरोध करते हुए काले झंडे तक दिखाई, जिससे कि कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की देखने को भी मिली। वहीं दूसरी ओर एनएसयूआई ने भी देहरादून में विरोध करते हुए पीएम मोदी गो बैक के नारे लगाकर विरोध जताया और प्रधानमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को देखते हुए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है कांग्रेस ने विरोध किया है, दूसरी तस्वीर एनएसयूआई ने भी विरोध किया है और काले झंडे भी दिखाए हैं। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।